नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार की राजनीति की चर्चा विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे की बिना वैसे ही अधूरी है जैसे आपका फोन 3G फोन बिना इंटरनेट पैक के। आप इस्तेमाल करिए या ना करिए, पर आपके पास फोन होनी चाहिए और नेट पैक होना चाहिए। तो जेडीयू एक बार फिर से देखिए विशेष वाले मुद्दे के साथ मैदान में उतर गई है। बीजेपी विशेष राज्य के मुद्दे पर वाईफाई सिग्नल की तरह काम कर रही है। कहां से जुड़ रही है, कहां छूट जा रही है, उसे खुद पता नहीं चल पा रहा। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि राहुल गांधी अभी मुद्दों का रिचार्ज ढूंढने में व्यस्त हैं। और जीतन मांझी की हकीकत यह कि जेडीयू के लिए जीतन मांझी पोस्ट पेड कनेक्शन की तरह हो गए हैं, जिनके बयानों का बिल पार्टी को अगले चुनाव तक चुकाना होगा। तो आइए अब खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं डीएनए टेस्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपर्क यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा की शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण के बेतिया से की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विरोधियों को निशाने पर लेने का कोई मौका आज नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा। पूरे रंग में थे नीतीश कुमार इनफैक्ट आज, और काफी दिनों बाद उनका यह अंदाज देखने को मिला। अब जाहिर है जब मकसद पार्टी में जान फूंकना हो तो उनके अंदाज, उनके तेवर विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें लाने लायक होनी भी चाहिए। नीतीश आज पूरी तरह से लय में दिखे भी, और उन्होंने 2015 की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की। दो रंग दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के आपको। चंपारण की धरती को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, और देश की आजादी की लड़ाई में चंपारण की इस धरती का कितना महत्व है कि स्वयं बापू यहां पर आए थे। नीलहों के अत्याचार से पीड़ित चंपारण के किसान भाइयों और बहनों के संघर्ष को मुखर करने के लिए, और यहां से जो 1917 में लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई अनवरत जारी रही, और अंततोगत्वा चंपारण की इस लड़ाई के 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ, हम सब आजाद हुए। तो इस धरती को कोई भुला नहीं सकता है, इसलिए इस धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और यही कारण है, चंपारण बिहार में है और यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो ये जो संवाद है, आज जो देश की और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। हमें आगे क्या करना, हमारा सोच का क्या है, हमारी दिशा क्या है, यह सब हमें निर्धारित करना। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने सिद्धांत के कारण गठबंधन तोड़ा। तो सिद्धांत के बहाने नीतीश कुमार बीजेपी को निशाने पर लेते हुए, वैसे नीतीश कुमार यात्रा पर निकल चुके हैं, और हर यात्रा की एक मंजिल होती है, आप जानते हैं। और जाहिर है नीतीश इस यात्रा के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अब क्योंकि ये मंजिल ही सियासी है, तो रास्ते में राजनीति के दांव पेच हर पड़ाव पर देखने को मिलेंगे भी। आज नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर हमला बोला, या यूं कहिए कि पहली बार नीतीश सामने से मोदी को चुनौती देते नजर आए। तो पहला सवाल यह है कि क्या 2015 में बिहार के समर में नीतीश और मोदी ही आमने सामने होंगे? देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जो बीजेपी और जेडीयू की मजबूरी भी है। अगर दल के अंदर विरोध के पैमाने पर देखा जाए तो मोदी और नीतीश लगभग एक ही जगह खड़े नजर आते हैं। दोनों के नाम का विरोध हुआ, इसके बावजूद मोदी सफल रहे, और नीतीश कुमार पार्टी के अंदर खुद के विरोध की धार को कुंद करने में लगातार जुटे हुए थे। अब देखिए नीतीश कुमार खुलकर मैदान में उतरे हैं, तो जो सवाल पार्टी के अंदर से नेतृत्व को लेकर उठ रहे थे, उस पर अगले विधानसभा चुनाव तक कम से कम कोई चर्चा नहीं होगी कि क्या नीतीश ही जेडीयू के खेवानहार होंगे। आज उन्होंने साबित कर दिया कि जेडीयू के खेवानहार दरअसल वही होंगे। पर सवाल नीतीश की चुनौती को लेकर है, जिसका सामना बीजेपी राज्य स्तर पर कैसे करे, इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। क्योंकि देखिए, हो ये रहा है, बिहार बीजेपी की गुटबाजी पार्टी को अच्छी तरह पता है।
बिहार में नेतृत्व के सवाल पर दल के अंदर खामोशी छा जाती है और जवाब में हर कोई अपना भविष्य भी देख रहा होता है। पर नीतीश आज बिहार बीजेपी की चर्चा करते ही नजर नहीं आए। क्या ये नीतीश की राजनीतिक रणनीति है या फिर इसके पीछे वजह यह भी है कि राज्य स्तर के नेताओं को या बीजेपी नेताओं को नीतीश चुनौती नहीं मानते, इसलिए सुशील मोदी हो या अश्विनी चौबे की बात कर लें आप या नंद किशोर यादव, उन्होंने किसी के आरोप का जवाब नहीं दिया और निशाना सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर। अब ये एक पहलू हो सकता है इस पूरी खबर का या इस राजनीतिक घटना का, क्योंकि दूसरा पहलू ये है कि जैसे ही विपक्ष नरेंद्र मोदी के मुकाबले की तैयारी की बात करेगा और पूरे देश के विपक्ष की बात कीजिए आप, तो बिहार के अंदर बीजेपी को उस सवाल का जवाब ढूंढना होगा जिसके लिए सीपी ठाकुर से लेकर एनडीए के घटक दल तक आवाज उठाते रहे हैं। यानी नीतीश कुमार ने आज बड़ी आसानी से बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व को खारिज करने की कोशिश की, जिससे जनता भी क्षेत्रीय नेतृत्व के सवाल पर बीजेपी के सामने मुखर हो सके और बीजेपी नरेंद्र मोदी हमारे सर्वमान्य नेता हैं जैसे रटे रटाए बयानों के साथ मैदान में कहीं न कहीं उतरने को मजबूर हो जाए। यह भी एक सच है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने किसी नेता की घोषणा नहीं की थी चुनाव से पहले, पर क्या बिहार में बीजेपी संयम का परिचय देगी? क्योंकि हकीकत तो आप भी जानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी मांग कर चुके हैं राज्य नेतृत्व के सवाल पर पर्दा हटा दिया जाए। तो क्या वाकई नीतीश बीजेपी को उसी के घर में घेरने में कामयाब होंगे या कम से कम उसकी कोशिश कर रहे हैं, या नीतीश कुमार दरअसल खुद को नरेंद्र मोदी के सामने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मोदी विरोध के नाम पर वो पहले शख्स हों जो दूसरे दलों के जेहन में आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ अगर मोर्चाबंदी की स्थिति बनती है तो सबके जेहन में नीतीश कुमार ही आए या कम से कम नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे आएगा और मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती तक अंत में घूम फिर कर नीतीश कुमार में ही आस्था दिखाते नजर आए। इसलिए सवाल है कि मोदी के सामने नीतीश कुमार अपने आप को खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है, तो क्या नीतीश बनाम मोदी की लड़ाई 2015 विधानसभा के समर से एक कदम आगे निकल चुकी है, जहां नीतीश कुमार की पूरी सियासत ही अब मोदी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। इसलिए सवाल नीतीश कुमार और मोदी के फेस ऑफ को लेकर है कि क्या उसकी जमीन आज नीतीश कुमार ने तैयार कर दी। अब क्योंकि सवाल मोदी से लोहा लेने की तैयारी को लेकर है और नीतीश आज पूरी तैयारी के साथ दिखे भी, तो आइए नीतीश कुमार के बयानों का आप करते हैं डीएनए टेस्ट और सबसे पहले बात करते हैं काले धन की। नीतीश कुमार ने आज मंच से काले धन को लेकर बीजेपी ने जो भी वादे किए थे उस पर आज नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए। देखिए, उस दिन वो कह रहे थे कि भाई हम वचनबद्ध हैं, लाएंगे पैसा, पाई पाई लाएंगे, लेकिन जितना भी हो, यानी पता नहीं है कि कितना है। जब आज आपको पता नहीं है तो कल कैसे जनसभाओं में बता रहे थे कि 15 से 20 लाख रुपया एक एक आदमी को मिलेगा। हर गरीब आदमी को बिना कुछ किए 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि कब मिलेगा। मोदी जी बताइए, चेक से दीजिएगा या कैश दीजिएगा। तो व्यंग करते हुए नीतीश कुमार, अब काले धन के राजनीतिक इतिहास, और जानबूझकर राजनीतिक इतिहास शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, तो काले धन का राजनीतिक इतिहास देखिए वीपी सिंह के जमाने में मिलता है। वीपी सिंह ने जब राजीव गांधी का विरोध किया था, वो फोर्स तोप सौदे का मामला उठाया था, तो उस समय भी कहा गया कि तोप सौदे में जो दलाली का पैसा है वो स्विस बैंक में है। जनता ने उस समय खूब तालियां बजाई वीपी सिंह के इस नारे पर और वीपी सिंह इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद एक दौर भी आया जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ये मुद्दा उठाया और फिर आए नरेंद्र मोदी, इसी नारे के सहारे दिल्ली के तख्त पर बैठने में कामयाब हुए। पर हकीकत यह है कि आज जिन खाता धारकों के नाम केंद्र सरकार कोर्ट में दे रही है उसमें यह सच है कि सरकार का बहुत कोई योगदान है नहीं, क्योंकि यह जानकारी पहले से सुप्रीम कोर्ट को थी और अब सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच होगी। और याद कीजिए तो बोफोर्स मामला भी सीबीआई की चर्चा के इर्द गिर्द ही रह गया था। यानी चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, सिर्फ सपने दिखाने का काम। दूसरी हकीकत यह भी जान लीजिए कि कई कमेटियों ने 20 साल पहले ही काले धन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए इन पैसों को वापस लाए जाने पर सहमति बताई थी। यानी 20 साल पहले कहा गया कि काला धन है, पर पैसों को वापस लाने पर सिर्फ सोचा ही गया। इसलिए आज जब नीतीश कुमार काले धन पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं तो वो बीजेपी से वो भी अलग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को जनहित से जोड़कर पेश किया
और चुनाव में इस मुद्दे का भरपूर फायदा उठाया, जबकि नीतीश कुमार इस मसले पर या इस मुद्दे पर लगातार चुप रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद और भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो नीतीश कुमार के बयान का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं हम। नीतीश कुमार आज एक और मसले पर बोलते नजर आए। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको हम बयान सुना रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दरअसल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा क्या, देखिए। नई सरकार से बड़ी उम्मीद बंधी थी। क्यों उम्मीद बंधी थी? क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे और अब जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की सभाओं में, चुनाव की सभाओं में क्या कहा था? हम तो मांग रहे थे स्पेशल स्टेटस। ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस हो, स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल अटेंशन हो, यानी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज यानी सहायता और विशेष ध्यान देंगे। ये दिल्ली में बनने वाली नई सरकार की प्राथमिकता होगी। आखिर ये प्राथमिकता कब प्रकट होगी? कब प्रकट होगी? 150 दिन से भी ज्यादा हो गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को नीतीश कुमार पहले भी उठा चुके हैं। दिल्ली में जाकर अपनी मांग रख चुके हैं, बिहार बंद भी बुला चुके हैं, थाली भी पीट चुके हैं। अब एक बार फिर छाती पीटते नजर आए। उधर जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी से मिले और विशेष राज्य के मुद्दे को रखा और उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री से उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है। पर दिक्कत यह है कि बीजेपी भी विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बयान बदलती रही। सुशील मोदी साहब दरभंगा में लोगों से ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आज सुशील मोदी साहब चुप हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का दर्जा पा चुके हैं और जनता अभी भी विशेष होने का इंतजार कर रही है। सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी ने इस मुद्दे का इस्तेमाल किया तो क्या नीतीश कांग्रेस के साथ जाकर राजनीतिक सहूलियत का परिचय नहीं दे रहे हैं? देखिए, रघुराम राजन कमेटी ने अनुशंसा की और उस समय मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब। उनके सकारात्मक रुख के बावजूद मामला अटक गया, या यूं कहिए कि अटका दिया गया। इसलिए सवाल यह है कि अगर नीतीश वाकई वादा खिलाफी करने वालों के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, बिहार के हित में खड़े होना चाहते हैं, तो पहले तो वो कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं, जिससे बिहार का हक मांगते मांगते खुद नीतीश कुमार ही थक गए। इसलिए मामला यहां अपनी अपनी सहूलियत का है, लेकिन बीच बीच में आपको विशेष बनने या विशेष बनाने का अनुभव कराया जाता रहेगा। उसके लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं और स्थिति यह है कि फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद जीतन राम मांझी कैसे भंवर में है, सबके साथ हैं, अकेले हैं या किसके साथ है, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जेडीयू विधायक करण सिंह ने जीतन राम मांझी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। अभी तक तो हालात यही थे कि विपक्ष ही मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहा था, पर अब उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ मैदान में उतर आए। जो बयान आर्य को लेकर मांझी जी ने दिया था, उस पर अनंत सिंह अपने ही दल के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे। और मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछा गया तो एक टीस उनके जबान पर जरूर दिखी, खुलकर कुछ नहीं बोल पाए। मैं इस कुछ ही शब्दों में खुद को ही बचाने की कोशिश करते आज जीतन राम मांझी दिखे हैं। दो बयान आपको सुना रहे हैं। जितना 10 साल में नीतीश जी काम किए उतना कोई नहीं आज तक किया, और उसके बाद इसको मुख्यमंत्री बनाया जो विधायक लायक नहीं था। यही गलती नीतीश जी किए जिसको मुख्यमंत्री बनाए, जिसको बोलने का कोई सहूर नहीं है। जनता की वोट की बनावेगा, जनता की भड़का रहा है, इसको हटा देना चाहिए। कि कोई लायक है कि कोई लायक नहीं, मुख्यमंत्री 2 दिन भी रहने लायक ही नहीं है। कखनो लड़का पर बोलता है, कखनो लड़की पर बोलता है, यहाँ बोलता है, आदमी हंसता है तो मुझे मुख्यमंत्री हम बढ़िया बढ़िया भाषा बोल रहे हैं, उसको कुछ पगला बोलता है।
ये आप कह रहे हैं, विधायक लोग नहीं कह रहे हैं। अनंत सिंह ने बोला है सर। अब छोड़िए ना, वो क्या बोलते हैं, उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन पार्टी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रही है, पार्टी का विरोध है। आज इसी पर वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई विरोध नहीं है, जो बात बोली जा रही है सही बात बोली जा रही है। ये विरोध की बात कुछ लोग जो लोग हैं उनके द्वारा ये बात होती है, कोई विरोध नहीं है। चलिए, एक साल का। और देखिए, मोकामा विधायक अनंत सिंह के बयान के बाद जेडीयू की नींद भी उड़ चुकी है। एक तरफ जहां जेडीयू सीएम के बयान को गलत बता रही है, वहीं अनंत सिंह पर भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। जेडीयू के सहयोगी कांग्रेस के निशाने पर भी मांझी ही एक तरीके से आ गए, वो भी देखिए। अब देखिए, कोई दल का कोई विधायक सदस्य बिहार विधानसभा अपनी राय व्यक्त करता हो, उनको अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जनता दल की जहाँ तक राय है वह किसी को आहत करना नहीं, सबको सम्मान देना माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीति का एजेंडा रहा है। निश्चित रूप से जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आया वह निश्चित रूप से पार्टी की नीतियों के अनुरूप नहीं है। पार्टी की नीति है सबका सम्मान कर। मुख्यमंत्री का बयान समाज को जोड़ने वाला नहीं है ये बयान, और मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से ऐसे बयानों पर जहां पर समाज को, ये बात सही है कि आप मुख्यमंत्री जी एक महादलित परिवार से आते हैं और महादलित परिवार को आगे ले जाने की उनकी बड़ी जवाबदेही है, लेकिन ये कह करके अब जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, कौन विदेशी है और कौन कहाँ पैदा लिया, मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति की बात करके समाज को तोड़ने का काम करना सरासर गलत है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि मुख्यमंत्री समाज को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। अब जेडीयू में बयानों के विवाद पर बीजेपी भी बोलने से पीछे नहीं रह रही है। बीजेपी ने अनंत सिंह के सीएम मांझी को पागल करा दिए जाने पर चुटकी ली। बीजेपी के सांसद सुशील सिंह का कहना है कि अनंत सिंह ने ये बयान नीतीश कुमार के इशारे पर दिए। ये एक व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है जिसके हाथ में रिमोट है और जो रिमोट से सरकार को चलाना चाहता है, उनके इशारे पर हो रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी एक महादलित परिवार से आते हैं। एक महादलित को जब मुख्यमंत्री का पद दिया तो उनका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन उनका जो भी अपमान हो रहा है वो इशारे पर हो रहा है, कहीं ना कहीं से रिमोट से वो संचालित है। तो जिस जाति को आधार बनाकर कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गलत कर रहे हैं, उसी को आधार बनाकर बीजेपी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को उन्हीं के घर में घेरने की कोशिश कर रही है। इसलिए सवाल अहम हो जाते हैं कि दरअसल इसके पीछे हो क्या रहा है। एक तरफ स्थिति यह है कि जीतन राम मांझी खुलकर अपनी बात कह रहे हैं और विरोध उनके पार्टी के अंदर से ही हो रहा है। अब तक जीतन राम मांझी के विषय में यह कहा गया कि मांझी जी का दिल साफ है, ऐसे में जो भी बयान है वो इनोसेंट हैं, इसलिए इनोसेंट के तौर पर ऐसे बयान दे देते हैं। इट इज़ नथिंग बट इनोसेंसी। पर आज देखिए हो क्या रहा है। आज स्थितियां बदली हैं। आज वही नीरज कुमार जो पहले उन्हें इनोसेंट कह रहे थे, जीतन राम मांझी के बयान से पार्टी को दूर करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले आप याद कीजिए, वृषण पटेल जीतन राम मांझी के समर्थन में मैदान में कूद पड़े थे, पर आज पार्टी मांझी के खिलाफ ही खड़ी दिख रही है। इसलिए पहला सवाल ये कि क्या वाकई जीतन राम मांझी दल के लिए परेशानी का सबब बन गए? क्या वाकई दल के अंदर स्थिति ऐसी है कि जीतन राम मांझी के साथ खड़ा होना अब पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं लग रहा, इसलिए अनंत सिंह खुले तौर पर मांझी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिख रहे हैं? दिलचस्प यह है कि मांझी अनंत सिंह के बयान को निजी बयान बताकर अपनी निजता के सवालों से बचने की कोशिश ही करते दिखे। तो क्या यह मान लिया जाए कि दल के अंदर मांझी की स्थिति इतनी मजबूत ही नहीं है कि वो अब अपने बचाव में खुद भी उतर सके, या दरअसल जानबूझकर एक धड़े को मैदान में मांझी के खिलाफ उतार दिया गया है और ये मांझी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो भी अपने बयान से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सहयोगी की भूमिका में कांग्रेस है जरूर, पर वो भी कह रही है कि मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, लोकसभा चुनाव याद कीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान यही अशोक चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगा था कि सवर्णों का वोट उसे और मिल सकता था। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस सवर्णों के मामले पर कुछ बोलना नहीं चाह रही, या कम से कम खुलकर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही। पर सवाल देखिए, सवाल कांग्रेस से ज्यादा जेडीयू के अंदर के खेल को लेकर, जिसे पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है या खेलने की कोशिश हो रही है, और बीजेपी मांझी के बहाने दलितों को साधने की कोशिश कर रही है।
अब जब पार्टी जीतन राम मांझी के खिलाफ दिख रही है तो सवाल यह है कि क्या इस बात का एहसास पार्टी को भी हो रहा है कि मांझी नीतीश कुमार के पूरे खेल को बिगाड़ सकते हैं। मांझी के लिए मौका मुफीद है, पर नीतीश कुमार की सियासी नैया पर ही क्या मांझी की पूरी नजर है। इसलिए वक्त रहते कमान संभालने की नौबत आ जाए और कमान संभालने की तैयारी भी हो चुकी है। एक सवाल यह भी है कि क्या यह भी मान लिया जाए कि मांझी की महत्वाकांक्षा जेडीयू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर कहीं न कहीं भारी पड़ सकती है और उसी का असर है कि जेडीयू के नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं और अब पार्टी उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती। और देखिए, मांझी विरोध का बिगुल तब फूंका गया है जब नीतीश कुमार फिर से सक्रिय हुए हैं। क्या ये महज एक संयोग है? नीतीश कुमार सक्रिय हुए और मांझी पर हमला हुआ। राजनीति में इतना सब कुछ संयोग तो नहीं ही हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आज का डीएनए देखने के लिए। देखते रहिए जी पुरवैया।